नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं और जितने भी समझौते हुए हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो के माध्यम से हम उसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका नोट्स भी बनाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको जितने भी घटनाएं हुई हैं वो हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शॉर्ट में बताते जाएंगे और आपको याद भी होता जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो 1885 से 1951 तक जितने भी घटनाएं हुई हैं वो सारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसके बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपको बता दें कि मतलब इसमें तो बहुत हम आपको एक थोड़ा सा बताएंगे कि कब स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसको किसने, इसके संस्थापक कौन थे, कहाँ पर हुआ था, इतना ही बताएंगे। लेकिन एक वीडियो दूसरा आने वाला है जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, किसकी अध्यक्षता में हुए हैं और कहाँ पर हुआ है, ये सारे के सारे आपको उसमें बताने वाले हैं। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कब हुई है? 1885 में। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। क्या किया गया? 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएंगे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएंगे, यानी A.O. ह्यूम हो जाएंगे। कहीं कहीं पर इनका पूरा नाम जो है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। A.U. ह्यूम इन्हीं का नाम है। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब इसके स्थान कहाँ पे थे, यानी कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो हो जाएगा बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। आगे है, जब मतलब वायसराय कौन थे उस समय? वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जबकि इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का प्रस्ताव रखा और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम भी बदल दिया गया। तो अब इसको मतलब बनाने का उद्देश्य ये था कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाएंगे और इसमें ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो मतलब बाहर से तो भारतीय हों लेकिन अंदर से हमारी बातों को मानते हों, यानी अंग्रेज ये सोच रहे थे। अब वो चाहते थे कि जैसे किसी मुद्दे पर समझौता करना हो या किसी और भी जगह पे हमें मतलब भारतीयों से हामी भरवाना हो, तो हम इसी संस्था के माध्यम से उनसे हामी भरवा लेंगे या उनसे अपने उन मतलब दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और उनके सिग्नेचर करवाएंगे। और फिर जैसे अगर मान लीजिए कोई मुद्दा आता है और लोग विरोध करेंगे तो हम ये कहने के मतलब कह सकते हैं कि आपके लोग भी इसमें शामिल थे, तो अब आप लोग कहें इसके लिए विरोध कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात मतलब उनको ये नहीं समझ में आया कि बाद में ये हो सकता है कि उल्टा पड़ जाए, और वही हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हुआ और ये जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, बल्कि भारतीय लोगों के लिए एक प्लेटफार्म मिल गया कि मतलब वो अपनी बातों को कह सकें। तो अभी आपको हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम बदला गया था वो दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो इसका एक वीडियो और जो आने वाला है वो हमने आपको बताया है कि आगे आएगा, उसमें जितने भी अधिवेशन हुए हैं, किसकी अध्यक्षता में हुए हैं, वो सारे के सारे उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। और वो वीडियो जरूर देखिएगा, ये भी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ इस दोनों वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर से बढ़ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या था। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था और ये कब हुआ था? जब मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय की बात है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम भारत को जल्द ही आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मतलब कुछ समय बाद जब भारतीयों ने उनका साथ दिया, हाँ, लेकिन मतलब ये सोच के कि चलिए हम इनका साथ दे रहे हैं तो कुछ समय बाद ये लोग हमें आज़ाद कर देंगे। लेकिन जब ऐसा होता नहीं दिखा तो लोगों ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। होम रूल आंदोलन की शुरुआत मतलब इसे आयरलैंड से प्रभावित था होम रूल आंदोलन। आयरलैंड भी
ये ऐसे आंदोलन हो चुके थे। और इसके जो मतलब अगुआ थे वो कौन थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक बेलगांव पुणे से थे और एनी बेसेंट मद्रास से थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। रूलेट एक्ट। अब रूलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो रूलेट एक्ट क्या था, तो रूलेट एक्ट ऐसा एक्ट था कि मतलब अंग्रेज़ों ने ऐसा नियम बनाया था कि जिसमें अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उनको संदेह हो जाता था कि इस व्यक्ति की वजह से हो सकता है कि ये लोग हमारा विरोध करने लगे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो चाहे वो मतलब दोषी हो या ना हो, केवल शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता था। तो इसके विरोध में रूलेट मतलब रूलेट एक्ट जो आया था, उसके विरोध में दो लोग आए। कौन थे वो, तो वो थे सैफुद्दीन किचलू। कौन थे, सैफुद्दीन किचलू थे। और डॉक्टर सत्यपाल। कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों ने उसका विरोध करना शुरुआत किया था। मतलब इसे क्या कहा गया, इसे ही काला कानून का नाम दिया गया और इसे कहा गया कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। मतलब इसमें किसी तरह का ना तो वकील की ज़रूरत होगी और ना ही अपील होगी, ना तो कोई दलील होगी। आपको अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो कर लिया गया है। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। किनको, इसी दोनों लोगों को, क्योंकि यही दोनों लोग विरोध करने लगे थे। मतलब मतलब जो आंदोलन हो रहा था उसके प्रमुख नेता थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब 10 अप्रैल को इनको गिरफ्तार किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब होता क्या है कि जब इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो यहीं पर एक जलियांवाले बाग जो था वो जल्ली नाम के व्यक्ति का था, इसीलिए इस कांड को जलियांवाले बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। अब यहाँ पर लोगों को ये बताया जा रहा था कि जो ये कानून आया है ये इसी तरह का कानून है कि इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर अगर संदेह हो जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे कब तक गिरफ्तार करके रखा जाएगा ये कोई मतलब पता नहीं है। पहले क्या होता था कि किसी व्यक्ति पे अगर संदेह होता था तो उसे ले जाते थे 2-4 दिन में, मतलब पूछताछ करके और फिर छोड़ देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्हें लंबे समय तक रखा जाएगा। तो ये कानून, और उनके ऊपर मुकदमा चलता था तो मतलब वकीलों से के माध्यम से उन्हें छुड़ाया जाता था, उनकी जमानत होती थी, इस तरह से होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ों को लोगों को बता रहे थे। और दूसरा चीज़ ये था, जलियांवाला बाग हत्या मतलब बाग में लोगों को ये बताया जा रहा था कि जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक, उनको कैसे छुड़ाया जाए इसका प्लान किया जा रहा था, योजना बनाई जा रही थी। लेकिन जब ये योजना बनाई जा रही थी उसी समय एक हंसराज नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से जाके ये बातें बता दी कि मतलब जो जलियांवाले बाग में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, अपना मतलब बता रहे हैं कि लोगों को भड़का रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने को जब ये चीज़ पता चला तो उन्होंने आके सीधा लोगों से ना कोई बात किए ना कुछ पूछे, बस सीधा अंधाधुंध गोलियां चलाई और बहुत से लोगों की जान चली गई। तो इसीलिए इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाम से जाना गया। अब इस घटना हो जाने के बाद से जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जो उपाधियां थीं उसको वापस करने लगे। अब महात्मा गांधी को कौन से केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, इन्होंने इसे वापस कर दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि जो मिली थी इसे वापस कर दिया। अब इस घटना के में कौन थे, तो जनरल डायर कौन थे, इसको जान लीजिए कि इस घटना में जो अंग्रेजों की तरफ से गोलियां चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने दिया था। अब इस घटना में देखिए 2 कमीशन बने थे, कौन कौन से, एक हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो ये हंटर कमीशन जो थे ये अंग्रेजों की तरफ से थे। कहाँ से थे, अंग्रेजों की तरफ से नियुक्त किए गए थे, यानी कह सकते हैं कि सरकारी रिपोर्ट थी इनकी। सरकारी रिपोर्ट यानी कि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी तो सरकारी रिपोर्ट मानी जा रही थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक मतलब कमीशन बनाया गया था, समिति बनाई गई थी, जिन्होंने बताया था कि उसमें 1000 लोग मरे हैं। लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट आई थी यानी हंटर कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि 379 व्यक्ति मरे हैं। अब इसके जितने भी यहाँ पे जो हमने आपको एक मतलब इसका
समझाया है, आपको शायद ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें जान लीजिए कि रूलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा बुलाई गई थी और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 369 व्यक्ति मारे गए थे, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। आपको हमने इसके पहले ही आपको बताया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नाम के व्यक्ति ने डायर को यह सहयोग किया था, मतलब जाके बताया था कि जलियांवाला बाग में लोग मीटिंग कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। यानी क्या था कि जो मतलब खलीफा थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया। अब खलीफा का पद क्या था? एक धार्मिक पद था, जिसकी वजह से जितने भी मुस्लिम थे वो सारे के सारे लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे। तो भारत में भी इसका असर पड़ा था, तो भारत के जो मुस्लिम थे वो भी इनके विरोध में आ गए थे। अब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कौन कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। कौन किए थे? शौकत अली, मोहम्मद अली दोनों भाई थे, इन्होंने शुरुआत किया था। बाद में गांधी जी इसमें शामिल हो गए थे, जिससे आंदोलन बहुत ही मतलब ज़्यादा ही तेज हो गया था गांधी जी के आ जाने से। और गांधी जी गए क्यों थे? क्योंकि उस समय मतलब जो 1919 में जाने की वजह ये थी कि मुस्लिमों का समर्थन बहुत ही ज़रूरी था। अब इनके जाने से मुस्लिम भी खुश थे और ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया था और गांधी जी को मुस्लिमों का सपोर्ट भी मिलने लगा था। अब आगे देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन शुरू करने का मतलब ये था, आंदोलन को 1919 बोल दिया है लेकिन 1920 है असहयोग आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अब इसे आप लोग जब सीक्वेंस मिलाने के लिए आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था तो पहले असहयोग आंदोलन। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि आप जब किसी से विरोध करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप उसके खिलाफ हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, यानी आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो पहले क्या होगा? खिलाफत होगा, इसके बाद सहयोग बंद होता है। इतना जान लीजिएगा, ये ट्रिक है। तो असहयोग आंदोलन में हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों का जो जितने भी प्रकार से भारतीय लोग सहयोग कर रहे थे वो सारे के बंद कर दिए गए। यानी उनसे जो मतलब जैसे सामान लेना, कपड़े खरीदना और उनको टैक्स देना, ये सब चीज़ें बंद कर दिया गया था कि हम आपको ना तो टैक्स देंगे, ना हम आपको अपना मतलब सरकार मानते हैं और ना ही हम आपका किसी तरह का सहयोग नहीं कर पाएंगे। और ये आंदोलन बहुत ही अच्छा चल रहा था। इस आंदोलन के आगे बढ़ने पर चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड क्या था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा में की पुलिस थाने में आग लगा दी थी और उसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। अब क्या था कि गांधी जी मतलब हिंसा के खिलाफ थे। अब लोग वहाँ पर हिंसा करने लगे थे। अब उसमें जो पुलिस वाले मरे थे, क्या था कि जो मतलब जैसे छोटे पद पे होते थे तो उसमें भारतीय भी पुलिस के का काम करते थे और बड़े पद पे अंग्रेज होते थे। तो भारतीय भी कुछ मरे थे और अंग्रेज भी मरे थे, लेकिन अंग्रेज या भारतीयों का मतलब नहीं था। मतलब ये था कि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे और वहाँ पे जब हिंसा होने लगी तो उन्होंने इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया था। चलिए आगे देखते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। अब सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को किया था, दांडी मार्च के साथ। कब किया था? दांडी मार्च के साथ। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग समझने वाली बात है। सबने अवज्ञा आंदोलन के मतलब शुरुआत में ही जब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो उसी समय गांधी जी ने अपने 11 सूत्रीय मांग रखे थे। अब 11 सूत्रीय मांग कहाँ पर किसके सामने रखे थे? तो उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के सामने उन्होंने अपने 11 सूत्रीय मांगों को रखा था, जिसे मतलब इरविन ने अस्वीकार कर दिया था।
मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और गांधी जी ने इसके बदले में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। आगे चलते हैं, और इसी सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के बाद ही गोलमेज सम्मेलन के भी शुरू हो गए थे। अब गोलमेज सम्मेलन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों लंदन में हुए थे, और तीनों में भीमराव अंबेडकर जो ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। क्या कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनता है कभी कभी कि उस समय प्रधानमंत्री वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अब गोलमेज सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या था? कि गोलमेज सम्मेलन करने का उद्देश्य था कि गांधी जी से सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करवाना, और दूसरा ये था मतलब भारतीयों को ये बताना था कि गोलमेज सम्मेलन में जैसे क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो मतलब इधर से लोग बैठे हैं और इधर से लोग बैठे हैं, और यहाँ पे एक प्रमुख व्यक्ति होता था, वो बैठता था। लेकिन यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो गोलमेज सम्मेलन में कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं होता था, यानी वो ये दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों को उतना ही सम्मान देते हैं जितना अपने आप को देते हैं, जितना अंग्रेजों को देते सम्मान उतना ही भारतीयों को देते हैं। तो इसके पीछे भी और भी कारण थे गोलमेज सम्मेलन करने का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। स्थान कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में। कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी भाग क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि वे इस समय अंग्रेजों के एकदम खिलाफ थे, और जब लोग कोई खिलाफ होता था उनके सम्मेलन में वो भाग कैसे ले सकते थे, यानी गांधी जी इसके लिए मतलब मान नहीं रहे थे, जिसके लिए वो गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। अब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली, ये सारे लोग उसमें उपस्थित हुए थे। दलित वर्ग के नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था। तो भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो मुस्लिम लीग से ये अली जिन्ना थे, आगा खां थे, मोहम्मद अली थे, और दलित वर्ग के जो नेता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे देख लेते हैं गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता क्या होता है कि गांधी उस समय जब मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें उस समय जो है इरविन यहाँ के वायसराय थे। अब वहाँ से प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उनका भी प्रेशर हो रहा था कि गांधी जी को किसी भी हालत में उन्हें गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित कराइए। जब ऐसा हुआ तो इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता नाम दिया गया। अब इसमें समझौते में एक तरफ गांधी जी थे, एक तरफ वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के सामने एक शर्त रखी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि आप जो है सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दीजिए, कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आने के लिए स्वीकार कराइए, और ब्रिटिश सामानों का जो बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं इसको समाप्त कर दीजिए। अब गांधी जी ने इसके बदले में क्या रखा? गांधी जी ने इसके बदले में अपने 11 सूत्रीय मांग को रख दिया। अब इस समय तो उसने मतलब इतना प्रेशर था कि गांधी जी को किसी भी हालत में गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित करवाना है, तो इसके लिए उसने 11 सूत्रीय मांग के लिए हाँ कर लिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो मानते नहीं। अब इस समय जब वो 11 सूत्रीय मांग को मान लिए तो उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीकार कर लिए, और जो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार हो रहा था उसको भी समाप्त करने की बात हो गई। तो आगे चलते हैं। तो 11 सूत्रीय मांग क्या था ये देख लीजिए। क्या था? पहला था कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध था। दूसरा था विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दिया जाए। क्या हो जाए? 4 पैसे कर दीजिए। और भूमि लगान आधा हो जाए, उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे। चौथा क्या था? नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। पांचवा था सेना से संबंधित व्यय को कम से कम 50% की कमी की जाए। और छठवां था बड़ी जो सरकारी नौकरियां हैं उनके वेतन को आधा कर दें। सातवां था विदेशी वस्त्रों के आयात को निषेध करें, यानी हम लोगों के जो द्वारा बनाए गए वस्त्र हैं उसको लोगों को बेचा जाए। विदेशी लोगों से वस्त्र आ रहा था तो भारतीय लोगों को बहुत ही नुकसान हो रहा था। आठवां क्या था? भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए ही सुरक्षित रहें और इनके लिए कानून का निर्माण हो। नौवां था
सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि बंदियों को छोड़ने की बात जब कर लिए थे कि जितने भी राजनीतिक बंदी थे उन्हें छोड़ दिया जाए, अब यहीं पे क्या करते हैं कि खेल कर जाते हैं जिसमें भगत सिंह को फांसी दी जाती है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। यहीं पर तो ये लोग हाँ कर लेते हैं और गांधी जी भी ये समझते हैं कि जब राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात हो रही है तो ये लोग छोड़ देंगे। इसीलिए गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भगत सिंह का किसी तरह से जिक्र नहीं किया था कि उन्हें छोड़ा जाए, वो क्योंकि यहाँ पे स्वीकार कर लिए थे कि हाँ छोड़ देंगे। और बाद में क्या हुआ कि वो छोड़े नहीं, और जब फांसी दिया गया तब भी गांधी जी को या नेहरू जी को किसी को पता नहीं चलने दिया गया कि उन लोगों को फांसी दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। 10वां क्या था कि गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण है। क्या था कि गुप्तचर जो पुलिस थे, जो मतलब उस समय एक कानून बनाया गया था कि मतलब किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाए, उसके लिए एक गुप्तचर पुलिस लगाई गई थी कि मतलब अगर किसी के ऊपर शक हो रहा है तो उसको बताएं और उसे गिरफ्तार कर ले। आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दें, यानी ये लोग क्या करते थे कि जैसे आप के ऊपर कोई खतरा है तो आपको हथियार, यानी भारतीयों के लिए हथियार निषिद्ध थे, उनको हथियार लेने की अनुमति नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने कहा कि भारतीयों को हथियार लेने की अनुमति दी जाए। ये थे गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग। आगे चलते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी कांग्रेस के नेतृत्व करने के लिए ब्रिटेन में उपस्थित हुए थे। अब इसकी तिथि क्या थी? इसकी तिथि थी 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत होती है। स्थान कौन था? सेंट पॉल पैलेस, लंदन। कौन था? सेंट पॉल पैलेस, लंदन। और इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। दूसरे वाले में इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहली बार तो गांधी जी सम्मिलित हुए थे, तो इसीलिए ये पूछा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे जब इसकी शुरुआत हुई। लेकिन समझौता कौन कराए थे? तो इरविन ने कराया था। मतलब सम्मिलित होने के लिए तैयार कौन कराए थे? इरविन कराए थे। लेकिन जिस समय हो रहा था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब इसमें देख लिए सदस्य कौन थे। मुस्लिमों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। दलित वर्ग की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी थे। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है कि गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे? तो कौन था? एस राजपूताना आए थे। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसे आप गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो कहा था वो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ना कि फ्रैंक मॉरिस। लेकिन लूसेंट में जो दिया है वो फ्रैंक मॉरिस दिया है, तो यहाँ से ये चीज़ें छप गई थी, ये गलत हो गया है, इसको आप लोग ना कीजिएगा। तो आगे चलते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन के। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना जान लेना है कि कब हुआ था। तो वो ये 1932 में हुआ था। स्थान कहाँ था? लंदन था। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। आगे चलते हैं पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में पुणे में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। अब थोड़ा सा पूना समझौते के बारे में आप लोग जान लीजिए। पूना समझौता हुआ क्यों था? पूना समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मतलब क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर और ये सारे लोग गए थे तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने एक काम कर दिया, एक चाल खेल दी भारतीयों के साथ। उन्होंने जब भीमराव अंबेडकर गए तो उन्होंने देखा कि गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से तो कोई आया ही नहीं, कांग्रेस ने विरोध कर दिया है, तो उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। तोड़ने का प्रयास ये इसलिए किया कि उन्होंने क्या कहा कि मतलब आपको, भीमराव अंबेडकर जी को कहा कि आपको दलित वर्ग की तरफ से 71 सीटें
मतलब 71 सीटें आपको मिल जाएंगी। अब हुआ क्या, जब 71 सीटें मिलने की बात हुई तो वो एक निश्चित जगह थी, मतलब भारत में कहीं एक निश्चित जगह से आपको 71 सीटें लड़ने के लिए दी जाएगी। अब निश्चित जगह हो जाती तो एक क्राइटेरिया हो जाता। अब इसके बदले में गांधी जी ने, मतलब पहले तो ये सोच रहे थे कि मतलब अंबेडकर जी सोच रहे थे कि गांधी जी हमें इसे समाप्त करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन गांधी जी जब बहुत ही जिद करने लगे, एकदम मतलब ऐसा था कि वो इसके लिए मानने की एकदम तैयार नहीं हुए। अब क्या था कि गांधी जी, अब भीमराव अंबेडकर पर प्रेशर होने लगा कि आप गांधी जी से मिलिए। तो गांधी जी से मिलने के लिए वो यरवदा जेल गए। तो यरवदा जेल जब गए तो उन्होंने कहा कि देखिए आप इस तरह से सीटें न लीजिए, क्योंकि इस तरह से सीटें लेने पर एक जगह एक स्थान पर हो जाएगा और लोग हो सकता है कि भारत को बांटने की बात करने लगे कि हमारे ये एरिया है, इसे आप हमें दे दीजिए, मतलब वो दलित वर्ग का एरिया हो जाए। इसके बदले में आप ऐसा कीजिए कि आप की सीटें 71 से बढ़ाकर हम 148 कर दे रहे हैं और भारत के हर एक, मतलब हर एक जगह से आपको ये सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक जगह से हर बार लड़ेंगे। ये 148 सीटें तो रहेंगी, लेकिन वो बदलती रहेंगी। मतलब कभी जैसे अगर मान लीजिए कि एक बार लखनऊ से हो जाती है एक सीट, या कहीं और से दोबारा से दूसरी जगह पे हो, जैसे आप चुनाव में देखते होंगे कि कभी कभी हो जाता है कि यहाँ पे एससी सीट हो गई है, तो यही चीज़ें थी वहाँ पे। और फिर कुछ समय बाद आता है जनरल सीट हो गई है, बैकवर्ड सीट हो गई है, इस तरह की बातें आती थी। तो उन्होंने इसी तरह का सुझाव दिया। तो अंबेडकर जी को भी लगा कि जैसे अगर हमारे लोगों होंगे तो वो सारे के सारे लोग एक ही जगह पे उनको मतलब विकास करने का मौका मिलेगा, और इस तरह से अगर हो जाएगा तो पूरे भारत में वो विकास करने का मौका पाएंगे। तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और यहीं पे हो गया पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। हमें उम्मीद है कि आपको पूना समझौता पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले समझौते की तरफ। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की मांग कब हुई थी, तो 24 मार्च 1940 को। कब हुआ था? 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी और माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के भारतीय विभाजन की योजना बनाई थी। कौन बनाए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन जब पहले आए थे तो उन्हें ये सख्त निर्देश था कि आप जो है जाइएगा और भारत की बंटवारे नहीं करना है। लेकिन जब वो यहाँ आए, यहाँ की स्थितियों को देखा, लोग किस तरह से झगड़ रहे हैं, तो उन्होंने मतलब अंग्रेज़ों को ये बताया कि यहाँ पे स्थितियाँ इस तरह से है। इसके बाद भारत को बांटने का सुझाव दिया गया और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों के रूप में बांट दिया गया। अब इसे बांटा कौन था? तो इसकी जो सीमा रेखा निर्धारित की थी वो रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने किया था। अब रेडक्लिफ व्यक्ति किए थे तो वो कैसे, किस तरह से किए थे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लाल कलर के लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये लाल कलर की लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी थाने थे उसको ऐसे रेखा से मिलाते चले गए और इधर पाकिस्तान हो गया और इधर भारत हो गया। यहाँ भी ऐसे हुआ, जैसे बांग्लादेश में पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में जाके ये बांग्लादेश बना था। अब इसे थोड़ा भू आंदोलन के बारे में जान लीजिए। भू आंदोलन कब हुआ था? 1951 में विनोबा भावे ने भू आंदोलन की शुरुआत की थी और सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने भूमि को दान दिया था। अब भू आंदोलन क्या था कि जब जमींदार जितने थे वो सारे जमींदार के पास जितनी भूमि होती थी सबसे ज़्यादा भूमि उन्हीं के पास थी, लेकिन जो गरीब व्यक्ति थे उनके पास कोई भी भूमि नहीं थी। तो उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि आप लोग जो है भूमि को दान दीजिए ताकि सभी लोगों के पास कुछ न कुछ ज़मीन हो जाए। तो दोस्तों ये सेशन आज इसी के साथ समाप्त हो रहा है। सेशन कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसके बाद जो सेशन आने वाला है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पे आने वाला है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।